नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। खेल खिलाड़ियों को लेकर सरगर्म रहने वाली हरियाणा की हवा 2024 में राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर काफी गर्म है और ये गर्मी भी लाजमी है क्योंकि बस कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सत्ता में बैठी बीजेपी के इस चुनाव में महागठबंधन मुक्त होकर फिर से अपने दम पर सरकार बनाने को आतुर है और लोकसभा के नतीजों के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और पार्टी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और इसीलिए जगह जगह बैठकों का दौर जारी है। तीसरी बार की सरकार बनाने के कवायद में जुटी बीजेपी के पंचकुला में अहम बैठक हुई। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित हुई बैठक प्रदेश स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे और चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महामंथन में 4,500 से ज्यादा मंत्री, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा के चुनाव की रूपरेखा तैयार करने के अलावा अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भरा और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया और वहीं शाह ने कहा कि सभी अपने मन में ये संशय निकाल दें कि हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे। शाह ने कहा कि कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और वहीं पिछले 2 चुनाव से सत्ता से बाहर कांग्रेस वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। हरियाणा की 5 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस नेता काफी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस किस प्लानिंग के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है, अभी तक कांग्रेस ने इसका खुलासा नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ इनेलो और जेजेपी के क्या समीकरण बैठा रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। नेताओं ने जो सरकार की उपलब्धियां वो जन जन तक पहुंचाने के लिए और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी हेतु कमर कसने की बात कही है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष बात एक जो कही कि भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने वाली है। इस विस्तृत कार्य समिति के बाद पंडाल से बाहर आ रही है। इसका मतलब एक ये है कि नया एक कार्यकर्ताओं को उत्साह, नई ऊर्जा इस कार्य समिति की बैठक से हासिल हुई है और कार्यकर्ता एक संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं कि जैसे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आज इस प्रकार का मूल मंत्र यहाँ से कार्यकर्ताओं को दिया गया। और इस बैठक में क्योंकि हम लोकसभा चुनाव से आए हैं और विधानसभा चुनाव हमारी दहलीज के ऊपर खड़े हैं, इसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा, आगामी क्या क्या कार्य हमने करने हैं उसके ऊपर भी संगठनात्मक चर्चा होगी। हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जनहित में लगातार क्या क्या कदम उठाए हैं उनको लेकर के भी चर्चा होगी। ये पहली ऐसी सरकार है जो गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम, जिसके मूल भावना में अंत्योदय है,
विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी हैट्रिक के लिए महामंथन कर रही है। वहीं हरियाणा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम अमित शाह ने किया और इसी पर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से रामराजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रामराजेश शर्मा जी का। शर्मा जी, अमित शाह का ये दौरा लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के लिए कितनी जान फूकेगा, क्योंकि लगातार लोकसभा के नतीजों के बाद विधानसभा के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और लोकसभा के नतीजों से सीख लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महामंथन करना शुरू कर दिया है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में अमित शाह का हरियाणा आना कार्यकर्ताओं में कितनी जान फूकेगा? हरियाणा में जम्मू कश्मीर से अहम भूमिका निभाई और प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, संगठन कौशल हैं। भाजपा को विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनाने में भी अहम भूमिका माननीय अमित शाह जी की रही है और प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, संगठन कौशल हैं और चाणक्य हैं। तो मैं समझता हूं बड़े अनुभवी हैं। इन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया, उन्होंने जोश भरा और कार्यकर्ताओं ने भी इनको सामने वचन दिया है, हम अपनी आपसी मतभेद भुलाकर कोई भी चीज होगी आपस में, कोई किसी से नाराज है, कुछ भी है, उनका लक्ष्य एक ही है, नायब सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना और भाजपा को तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार लाना। और आदरणीय अमित शाह जी ने भी यही बात कही कि आप सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भाजपा की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि 36 बरादरी में भारी जोश है, क्योंकि नायब सैनी जी नायब सैनी 36 बरादरी के नेता हैं और ये भाजपा है जो 36 बरादरी की पार्टी है। इसमें किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, इसमें भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है और आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। और क्या नाम है, हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा। ये भाजपा में संभव है, क्योंकि ऐसा है, कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा। ये भाजपा है, इसने 36 साल के लगभग 56 साल के बाद में मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से दिया है, क्योंकि भाजपा 36 बरादरी की पार्टी है। ये जाति पाति में भेदभाव नहीं करती, ये सबको अपना मानती है। और नायब सैनी जी को जिस तरह से 36 बरादरी का आशीर्वाद प्राप्त है, वह वो जहां भी जाते हैं विशाल जनसलाब उनके पक्ष में उमड़ जाता है। युवाओं के हृदय सम्राट है, संगठन कौशल है। वो अक्सर ये कहते हैं कि भाइयों, ये सीएम की कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूँ, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, वह सब कुछ आपका है, मेरे को आपका आशीर्वाद की जरूरत है, तेरा तुझको और क्या लगे मेरा, भाइयों सब कुछ आपका है। 24 घंटे मुख्यमंत्री के दरवाजे, ये आपके दरवाजे हैं, मेरे दरवाजे नहीं है। मुख्यमंत्री आप हो, 24 घंटे आपका स्वागत है, आप किसी भी टाइम मेरे से मिल सकते हो और यू आर वेलकम एनी टाइम। मैं समझता हूँ जिस तरह से उनका प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, ये जनता को लुभा रहा है और जनता का विशेष आशीर्वाद उनको मिल रहा है और आगे भी जनसलाब उमड़ रहा है उनके कार्यक्रम में, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। और जिस तरह से वो किसान का बेटे को
मजदूर के बेटे को, गरीब के बेटे को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ अपने आप में ये हरियाणा में उदाहरण है। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, उस कपड़ा क्यों नहीं लगा था, आज गलास होने से लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। मैं नायब सैनी जी को बधाई देता हूँ। और आज माननीय गृह मंत्री जी ने भी उनकी बहुत तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि अगला चुनाव नायब सैनी जी की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा और अगले मुख्यमंत्री ये नायब सैनी जी होंगी। इसमें जनता ने जयकारे लगाए और ठीक है, लौटूंगी आपके पास। कार्यकर्ता में बहुत ज्यादा जोश है। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गुप्ता जी भी बने हुए हैं। गुप्ता जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने सुना। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी की अगुवाई में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और साथ ही, लेकिन क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या लगता है? तो इनका लोकसभा में रुक गया 400 पार। तो रथ की बात बता दूं, जहां रथ रुकने की बात है, रथ तो इनका 2019 में रुक गया। 75 पार का नारा दिया, 40 में रह गए। जसपा जैसे दल से गठबंधन करना, जिससे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, अगर वो साथ न देते उनको सरकार नहीं बनती। रथ तो उनका रुका रखवाया है। और दूसरे मेरे प्रवक्ता साथी बार 56 साल में ओबीसी की याद करा रहे हैं। अरे भाई, ओबीसी बनाना थे इतने ओबीसी। अरे यार चुप हो जाओ, फिर आप बीच में बोलते हो। आपकी आदत खराब है। मैंने इनको चुप कराइए, इनके पीछे नहीं बोले थे। इनका काम है दूसरी डिबेट खराब करना, इनका काम है दूसरी डिबेट खराब करना। शर्मा जी, आपके पास आऊंगी फिर से। शर्मा जी, बोल रहे हो आप? ये तो वही आदत है ना। मैं सीनियर प्रवक्ता होने के कारण भी ये हमेशा दूसरी डिबेट खराब करते हैं। ऐसे को डिबेट में आपको नहीं बुलाना चाहिए। इनकी आदत है। देखो ये बोल रहे हैं बीच में, आपके पीछे बोला। शर्मा जी, जब आपको समय दिया जाएगा फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा, ठीक है? शर्मा जी, चुप कराइए। शर्मा जी, आपको समय दिया जाएगा, अपनी पॉइंट बंद कर लीजिएगा। बोलते रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। बोलते रहिए। गुप्ता जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा, ठीक है? गुप्ता जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, इनको जरा तहजीब सिखाइए। कितनी बार चैनल में डिबेट करते हैं, मैं इनके बारे में नहीं बोला, ये बीच में बोला है। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? फिर आपको तहजीब नाम की चीज नहीं है, बीच में बोलते हो। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। करते हो, ठीक है, अपनी बारी बोलना ना। आप बात पूरी कीजिएगा। अरे तो आप अपनी बारी बोलना ना, अपनी बारी बोलना। जब आपका नंबर आए दूसरे की डिबेट खराब कर रहे हो, कमाल कर रहे हो आप। हर बार ऐसे ही करते हो। अगली बार आप बोल लोगे ना, आपके पीछे बोलूंगा, बोलने नहीं दूंगा। अरे छोड़ो ना यार, बेकार की बात। आप अपनी बात करो ना। हाँ, जब मेरी बात है बोलना। ठीक है। अरे तब बोलना ना, फिर जब आपकी बात आए ना। आपके पीछे बोला क्या? अरे यार 56 साल के तो मुझे बोलने दो ना। आपने रख लिया ना। अरे रख लिया ना। समझाइए ये कैसे डिबेट होगी? शर्मा जी, ये देखो इनको। शर्मा जी, एक करके सर प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, एक मैडम जी, आगे से डिबेट में ना तो आप शर्मा जी बुलाए ना मुझे बुलाए, इन्हीं से डिबेट कर लें। ये बोलते रहेंगे। ठीक है गुप्ता जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। गुप्ता जी, ये देखो ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। कमाल है, इतने बड़े उम्र के सीनियर प्रवक्ता हो गए, आपको कोरम का नहीं पता। इतने प्रतिष्ठित चैनल पे आप बीच में। अरे मैं बोलूंगा ना बीच में, मैं आपके पीछे बोला क्या? सर, उनकी आवाज डाउन कर दी गई है, आप बात मैं आपके पीछे बोला क्या? मैं कुछ ही बोलूँ, आप बाद में आप उसको डिफेंस करना, आपको क्या दिक्कत है? मैं कुछ भी बोलूँ? देखिए हाँ तो ठीक है, मैं आपके पीछे बोला क्या? अरे मैं आपके पीछे बोला क्या? आपके पीछे बोला क्या? अरे बोलते जा रहे हैं मैडम जी, देखिए इनको। सर, उनकी आवाज डाउन कर दी है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप ही बोलते रहो जी। कुंटेल साहब भी चुप है, मैं भी चुप है, आप ही बोलते रहो। लो बोलो आप। कमाल है। देखिए 56 साल का जो बात कह रहे हैं, आप अपनी बारी में खुद बोलिए। जो मैं बात करूं, चाहे झूठ बोलूं सच बोलूं, आप उसका बात अपनी बात में जवाब देना। 56 साल से ओबीसी गा रहे हैं जी। ओबीसी अब पहली बार दिया। अरे भाई 2014 में क्यों दिया? आप ये 2 महीने पहले इलेक्शन से दे दिया। ओबीसी वोट आने, ये देखो फिर शुरू हो गए। मैडम ये चुप नहीं बैठ सकते, इनकी आदत है। इनकी हर डिबेट में गंदी आदत है। मैं इनकी मान सम्मान करता हूँ, इनके बीच नहीं बोलता। ये अगली बार बोल ही नहीं पाएंगे। भाई आप ही डिबेट कर लो, महाराज आप ही बोल लो। शर्मा जी, आपको फिर समय दिया जाएगा, तब अपनी बात पूरी कीजिएगा, अभी बीच में नहीं। शर्मा जी प्लीज। ठीक है गुप्ता जी, बात पूरी कीजिए। तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? 56 साल में बनाया। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? 56 साल में बनाया। अरे तो पहले क्यों नहीं बनाया? नहीं 10 साल में क्यों नहीं बनाया? 3 महीने पहले क्यों नहीं बनाया?
ये मैडम इनको चुप कराइए। ये बिल्कुल ही इनको पता नहीं है, ये इनकी बुद्धि खिसक चुकी है। लोकसभा में हार के बाद इनका मानसिक संतुलन घुर चुका है, इनका मानसिक संतुलन खो चुका है, इसलिए इनको ये नहीं पता क्या डिबेट कर रही है। दूसरे बोलना, अपनी बात को मनवाना इनकी आदत है। झूठ बोलना इनका डीएनए में, झूठी आश्वासन की सरकार है। ये तो बीच में बोलते रहेंगे। आते भी इनका माइक बंद करो जी मैडम जी, इनका माइक बंद करो। ठीक है, आवाज डाउन कर दिया, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ जी, देखिए झूठ बोलना इनकी डीएनए में, झूठे आश्वासन इनकी सरकार में है। ये बीच में बोल के डिबेट खराब करते हैं। ये तो 56 साल का ओबीसी कह रहे थे कि 56 साल में ओबीसी पहली बार बनाया है तो अब इतने ओबीसी के चिंतक हैं। 10 साल शासन हो गए, 10 साल पहले क्यों नहीं बनाया? सिर्फ ओबीसी वोट को साधने के लिए 3 महीने पहले चेहरा चेंज किया। ऐसे ही खट्टर साहब के बारे में बोलते थे। और दूसरा, इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने पिछले 3-4 दिन में जो घोषणा की है, इनको ये नहीं पता भी 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं आ जाएंगी, इनका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये कहते हैं 10 साल में हमने 1,23,000 नौकरी दे दी, 2 लाख पद खाली पड़े हैं। अरे भाई 1,23,000 9.5 साल में नौकरी दी है तो 2 लाख पद 2 महीने में भर दोगे क्या? ऐसे झूठ बोल के बरगलाते हैं और जनता को तंग करते हैं। देखिए जो अमित शाह जी आए, कुछ भी आए, जनता बन चुकी है, जनता इनके बहकावे में नहीं आएंगी। आप तीसरी प्रकार के सपने लेना कोई बुराई नहीं है, सपने कोई भी ले सकता है। जनता इनको सबक सिखाएगी। लोकसभा में इनकी हार पच नहीं रही, इसलिए इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। दूसरी डिबेट खराब करते हैं। अब इनको ये नहीं दिख रहा कि हमारी सरकार बचे। दूसरा, दूसरी तारीफ करते हैं कि चाणक्य है। अगर चाणक्य है तो देश के लिए सोचें, देश की भलाई के लिए सोचें, किसानों के लिए सोचें। किसान हड़ताल में बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर बैठे हैं, उनको छोड़ें। अगर इतने बड़े चाणक्य है ना, तो अपना वो चाणक्य है, दिमाग लगाते हैं दूसरे की सरकार गिराने में, दूसरे के एमएलए चुराने में, दूसरे के एमपी तोड़ने में। चाणक्य थे जब राजा के टाइम में, वो राजा को देश की भलाई के लिए काम कराते थे कि जन कल्याण नीति बननी चाहिए। ऐसी तो कोई नीति बनाते नहीं है, वो सिर्फ सरकार तोड़ने का काम करते हैं। देखिए उनका भी बाजा बच चुका है। और जब चाणक्य आदमी तब बनता है जब जनता मैंडेट देती है। तो जनता ने 2 बार जितवा दिया तो उनको घमंड हो गया। मैं चाणक्य, अपनी चाणक्य से तुलना करने तो बीजेपी का अंदरूनी मैटर है। जनता समझ चुकी है झूठी आश्वासन सरकार है, इनकी कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। सिर्फ ये कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वर्तमान में अगर हमें रोटी चाहिए तो वर्तमान की बात कीजिए। ये सिर्फ बात करते हैं 2047 की विकसित भारत की। अरे भूख लगी है, रोटी आज चाहिए भैया। 10 साल बाद किसने देखे हैं? तो ये कहना चाहूंगा इनकी सरकार जा चुकी है, जनता मन बना चुकी है और कांग्रेस पूरी तरह की तैयारी से चुनाव लड़ेगी। ठीक है गुप्ता जी, बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी इनेलो प्रवक्ता का, कुटेल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। कुटेल जी, जेजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में आपसे अच्छा रहा, आपसे बेहतर रहा, और अगर विधानसभा चुनाव अब पास आ गए हैं तो क्या साथ आने की कोई उम्मीद बची है या नहीं? देखिए, साथ आना ना आना ये डिपेंड हाईकमान पर करता है। दूसरा, जिस प्रकार से 4.5 साल तक जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के किसानों की जो दुर्गति की है उसको भूलने वाले नहीं है। क्योंकि जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के दाल घोटाला दिया, शराब घोटाला दिया, यहाँ पर फर्जी आईडी घोटाला हुआ, नगर निगम घोटाला हुआ, सहकारिता विभाग में घोटाला हुआ। तो जनता जो है उसका बदला इस चुनाव के अंदर अवश्य लेगी। और इस चुनाव के अंदर जेजेपी, और जेजेपी का तो नाम ही नहीं है कहीं पर भी, भारतीय जनता पार्टी को जो है कि चित करने का काम करेगी। और 2024 के चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल की जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी। और रही यहाँ पर, अभी भाई गुप्ता जी भी बोल रहे थे और हमारे प्रवक्ता बीजेपी के भी बड़ी बड़ी जो है कि ढींगे मार रहे थे, हमने ये किया है, 56 साल के अंदर हमने बैकवर्ड कम्युनिटी से जो है कि मुख्यमंत्री दिया है। गुप्ता जी ने भी वो बात बोली और मैं भी इस बात को बोल रहा हूं कि आपको 9.5 साल के अंदर तो जो है कि बैकवर्ड कहीं याद नहीं आया। आपने कई प्रयोग किए। पहला प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि
राजकुमार सैनी को जो है कि जाट कम्युनिटी के खिलाफ लड़वाने का काम किया और बड़ा पैमाने पर प्रदर्शन हुए और आगजनी हुई, लोग मारे गए, केस दर्ज हुए। लेकिन जब वहां पर बात नहीं बनी तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा कार्ड खेलने का काम किया। जो अनुसूचित जाति का जो कोटा था, जो रिजर्व कोटा था, उस रिजर्व कोटे के अंदर पाल बिरादरी जैसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर डालने का काम किया ताकि जो है कि शेड्यूल कास्ट के जो है कि आरक्षण पर जो है कि वो डाका डाला जाए। लेकिन आज जनता जागरूक है, संविधान को जानती है कि रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन देना वो उचित नहीं है, अनुचित है। तो फिर जो है कि जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एंटी इनकमेंसी थी तो इन्होंने जो कि नायब सैनी को ला करके जो कि मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया है, लेकिन ये कार्ड इनका चलने वाला नहीं है क्योंकि सोनिया जी ये 10 साल के शासन के अंदर ना तो केंद्र के अंदर ना राज्य के अंदर जो है ये बैकवर्ड कम्युनिटी को जो है कि उनका पूरा आरक्षण जो है कि वो दे नहीं पाए हैं। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुरूप जो 27-27% जो रिजर्वेशन है बैकवर्ड कम्युनिटी का, आज तक इन्होंने वो देने का काम नहीं किया है। और दूसरा जो गरीब वर्ग है, तो गरीब वर्ग के अंदर भी इन्होंने बात यहाँ पर करते हैं लेकिन निचले स्तर पर वो लागू नहीं होती। आज गरीब लोगों को इन्होंने 5 किलो अनाज के अंदर जो है कि उजा करके रखा हुआ है ताकि ये सत्ता की बात ना कर सके। क्योंकि अगर रोजगार देंगे तो ना अनाज की व्यवस्था अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन इन्होंने जो है कि जो कहा कि हम 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया। इन्होंने एक चाल चली कि जो स्वर्ण कम्युनिटी के अंदर जो आर्थिक आधार पर कमजोर व्यक्ति था, तो उसमें इन्होंने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के अंदर डाका डालने का काम किया कि 5% अंक दे करके जो है इन्होंने अंक देकर के डी ग्रुप के अंदर जो है कि लोगों को भर्ती करने का काम किया है। और चाहे वो एसडीओ की पोस्ट हो, चाहे एचईएस के अंदर हो, चाहे डीएसपी की हो, तो इन लोगों ने जो है अलग रूप से जो है कि ताकि शेड्यूल कास्ट जो है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति वो आगे आए, वो बढ़े ना, लेकिन उसके ऊपर भी इन लोगों ने कुठाराघात करने का काम किया है। अगर प्रदेश के अंदर गरीब वर्ग है उसकी जो है कि कैटेगरी बनाए और जो कोटा है और उस कोटे में से जो है उनको जो है कि नौकरी देने का काम करे, ना कि अनुसूचित जाति के कोटे से कट करके दे, ठीक है, ना बैकवर्ड कम्युनिटी के कोटे से उसको कट करके दे। ठीक है। लेकिन ये खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रही है। अभी आपने गुहाना के अंदर देखा होगा, यानी यहाँ पर कबीर जयंती को मनाने का काम किया और एक धाड़क समाज का व्यक्ति जो है खुले मन से मुख्यमंत्री के सामने जो है एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहा है। दिसंबर वाल्मीकि जो है इनका विधायक मंत्री जो है वो एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहा है। तो लेकिन ये जातियों में बांट करके एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाने का काम करते हैं और अपना काम जो है कि हल करने का काम करते हैं। तो ये करैक्टर भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है कुटेल जी, लौटूंगी आपके पास। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप साध रही हैं, वार पलटवार की स्थिति यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अब फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चुका है और ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं, वार पलटवार का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में चुनाव के सियासी समीकरण क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं फिलहाल अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक
बैंक अकाउंट है, उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं, जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं। और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव से सीख लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और आगे की रणनीति तैयार कर रही है। और ऐसे में आज पंचकुला में हैट्रिक के लिए भारतीय जनता पार्टी का महामंथन भी हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की और साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम अमित शाह ने किया और इसी पर चर्चा में आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैं रुख करना चाहूंगी, जहां पर शर्मा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी और इनेलो प्रवक्ता को भी। तो वहीं इनेलो ने तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं। इनेलो प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विरोध देखने को मिला, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है और साथ ही रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा अब काफी ऊंचे स्तर पर आ गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और लगातार तमाम तरह के आरोप इनेलो की तरफ से लगाए गए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है। तो दोनों प्रवक्ताओं का क्या जवाब देंगे? वाले भाई ने आरोप लगाया हमारे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। इन्होंने इस पे रोजगार के ऊपर आरोप लगाया। पहले तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, भर्ती घोटाला किसके टाइम में हुआ? इनके आका की भर्ती घोटाले में सजा हुई। इन्होंने गरीबों का हक मारा, क्योंकि जो मेरिट के बच्चे थे उनको तो नौकरी दी नहीं, इन्होंने अपने चेतों को नौकरी दे दी, इसलिए भर्ती घोटाला होया। भर्ती घोटाले में इनके आका की सजा हुई। अच्छा, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके टाइम में दुलिना कांड हुआ, इनके टाइम में कंडेला कांड हुआ, तो जनता उसको भूली नहीं है। तो ये पहले अपने गिरेबान में जाके दोबारा सोचें, फिर हमारी पार्टी के बारे में ये आरोप लगाएं, पहले अपने गिरेबान में जाके। दूसरा, कांग्रेस वाला भाई कह रहा था, अभी जिन्होंने रोजगार की बात करी कांग्रेस वाले भाई ने, तो कांग्रेस का तो डूबता जहाज है, इनका आपस में लट बज रहा है, संगठन इनका तैयार नहीं है और झूठ बोलने का आरोप ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं। कांग्रेस ने झूठ बोला कि क्या वो झूठ बोला कि संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान बदला जा रहा है, जबकि इनको शर्म आनी चाहिए। इनके
राहुल गांधी इनके हाथ का, इनके मुखिया वो संविधान को हाथ में लेकर वहां पे संसद में वो क्या नाम है आवाज उठा रहे थे। अरे संविधान का अपमान तो सबसे ज्यादा आपने किया, आपको शर्म आनी चाहिए। छेड़छाड़ आपने किया, संविधान का अपमान आपने किया। आपातकाल को जनता भूल गई क्या? आपको संविधान के बारे में शब्द बोलना नहीं चाहिए। दूसरा, इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि भाई जब तक भाजपा की सरकार है और मैं जीवित हूं, संविधान को आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन इनकी काट की हंडी चढ़ गई। काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार तो चढ़ती नहीं। इन्होंने झूठ बोला कि महिलाओं के, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे। खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, वो खटाखट और फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं, बहनें उनके पीछे पीछे फिर रही हैं। तो मैं समझता हूं ये झूठ बोला इन्होंने, और झूठ बोल के एक बार तो काट की हंडी चढ़ गई, आगे इनकी काट की हंडी चढ़ने वाली नहीं है। जनता पछता रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और जनता आप कहीं भी देखिए जाके, अभी एक सर्वे आया था जिसमें हमारी 60 से 65 सीट दिखाई गई थी। तो मैं समझता हूँ जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और नायब सैनी जी जो जनता के बीच में रहते हैं, ये किसानों की बात करी, किसान की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, 14 फसलें एमएसपी पे हम खरीद रहे हैं। और आज किसान की 1 इंच भी जमीन बिना किसान की मर्जी के कोई उसको ले नहीं सकता, कोई अधिकृत नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसान के। लेकिन सर, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा नाराजगी तो किसान वर्ग में ही देखने को मिली है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं तो किसान वर्ग काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या योजनाएं हैं जो जनता को, या तो जनता समझ नहीं पा रही है, या फिर जनता को उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है? कहाँ कमी है सर, कहाँ कमी है? मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ। देखो, किसान की दशा वही समझ सकता है, किसान की पीड़ा वही समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। उनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है? और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं किसान के साथ हूं, किसान की कोई 1 इंच भी जमीन खरीद नहीं सकता बिना किसान की मर्जी के। मैं लट लेके किसान के साथ खड़ा हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज किसानों के अंदर नाराजगी किस बात की है? जब हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के साथ खड़े तो नाराजगी किस बात की है किसानों के अंदर? ऐसा किसान के अंदर नाराजगी नहीं है। ये किसान कौन है आप इनको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई हो गए, उनकी पहचान होगी। ये किसान कांग्रेसी हैं जो किसान के बेस में कांग्रेसी जाते थे और शोर मचा देते थे, और हमारे जो एमपी कैंडिडेट था उसका कार्यक्रम में विघन डालते थे। वो आइडेंटिफाई हो गए, मुहिम में भी वो कांग्रेसी मिले हैं जो राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाते थे और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में फोटो खिंचाते थे। आज हमारी सरकार किसान हितैषी है। किसान हितैषी कौन है मैं बताऊं? जो किसान के हित की बात करे। किसान के हित की बात कैसे करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी? इनके टाइम में क्या था? इनके टाइम में फसल का भाव क्या था, आज क्या है? प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए के चेक इनके टाइम में आते थे। आज कितने आता है? दूसरा, फसल का भाव क्या था, आज क्या है? और इन्होंने सस्ते भाव में सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया और किसान की जमीन हड़प ली और महंगे भाव में वो उसको डीलरों को बेच दी, प्रॉपर्टी डीलरों को, और वो उसमें कॉलोनी काट दी। तो ये तो किसान विरोधी हैं, अपने आप में किसान हितैषी होने का नोटंकी कर रहे हैं। इसी पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है शर्मा जी, आपको रोकना चाहूंगी। शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं। शर्मा जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं गुप्ता जी से। गुप्ता जी भी लगातार बने हुए हैं। गुप्ता जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसान विरोधी पार्टी है, क्या कहेंगे? मैं पहले भी संविधान की बात का जवाब देता हूँ कि ये कहते हैं हमारे मोदी जी ने बोला कि जब तक बीजेपी सरकार है संविधान चेंज नहीं हुआ, संविधान नहीं चेंज होगा, या कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाया संविधान चेंज होगा। तो इसका मतलब जनता समझदार है ना। जनता ने आपकी बात पे यकीन नहीं किया, मोदी की बात पे कोई विश्वास नहीं किया ना कि मोदी की बातों का यकीन करे, तो ऐसा कोई काम किया नहीं।
ये संविधान की बात आप रहने दो, संविधान से ज्यादा हमें कि संविधान जो है ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस और सभी पार्टियों के नेता बैठे थे, संविधान कांग्रेस की देन है। जिस संविधान ने आपको राइट दिया मजदूर का बेटा बन जाए, जो अभी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, ये संविधान का ये कांग्रेस ने दिया। दूसरी बात, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आप ये कह रहे हैं जी 1 लाख का वादा, अरे आपके ये मैंने इनको चुप कराइए, फिर इनकी आदत खराब है। तो मैं इनके बीच नहीं बोला, इनको बिल्कुल नहीं बोलनी है, मैं इनके बीच नहीं बोला। आप अपनी बात में जवाब देना ना, अपनी बात। ये दूसरी एक बात कहते हैं, जो आपके अमित शाह और मोदी जी बोलते थे चुनाव से पहले 2014 में जब सरकार में आए थे, भाइयों और बहनों 15 लाख आएंगे खाते में। तो भाई साहब आपने 15 लाख दे दिए क्या? हमें तो ये कहा था 1 लाख देंगे, 8,500 रुपए देंगे, जब चुनाव जीतेंगे हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार बनी क्या? ये देखिए सिर्फ झूठ का कंकाल दिखाते हैं। आज तक 15 लाख नहीं आए, जनता अपना उठा महसूस कर रही है। आप देखिए, बीच में बोलिए, आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ, बीच में बोलिए। आप ये ऐसे भगाते हैं या बीच में डिबेट कर, आप इनको बात सुना नहीं जाता ना, अपनी बात सुनी नहीं जाती, अपनी बातों में मिर्ची लगती है, इसलिए बीच में बोलना शुरू करते हैं। बात के बीच में बोला क्या? मेरे बात के बाद आप जवाब देना ना। रोजगार की बात करते हैं, क्या रोजगार दिया? आप इनसे ये पूछना चाहिए कि 750 किसान कांग्रेस के थे, तो 750 आदमी मरे वो कौन थे? किसान थे, कांग्रेस के थे या बीजेपी के थे? आप ये बताइए। जो 750 किसान मरे वो आपने आइडेंटिफाइड किए, तो वो कौन से किसान थे? झूठ बोलते, आपको शर्म नहीं आती? 750 किसान को जो मरे उसको कांग्रेस का बता रहे हैं, कभी कह रहे कांग्रेस के वो थे। 750 किसान आपकी सरकार ने खुद आइडेंटिफाई करे, वो रियल में किसान थे। इससे झूठों की सरकार मत बनिए। किसान आपको सबक सिखाती है। भाई आप ये कहते हैं एमएसपी के रेट बढ़ा दिए, अरे भाई जब महंगाई बढ़ेगी तो एमएसपी के रेट ही बढ़ेंगे। आप एक तरफ महंगाई की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं। पेट्रोल का रेट क्या था, अब वो रेट कहां पहुंच गया? इस हिसाब से तो पेट्रोल ही 50 रुपए रहना चाहिए। तो इस बात को छोड़ो, जनता समझ चुकी है, आपने कुछ नहीं किया। आपने घोटाले की बात करता हूं, फर्जियाबाद का नगर निगम घोटाला संसार का ऐसा घोटाला है जिससे बिना घोटाले ये 200 करोड़ की पेमेंट हो गई। आज तक उसका जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर था, आज तक मुख्यमंत्री ने उसका इस्तीफा नहीं लिया। दूसरा, इनके मुख्यमंत्री बचाव में आते हैं संदीप सिंह के, जो यौन शोषण का आरोपी था। अरे भाई मैं उसका इस्तीफा नहीं लूंगा। जब हमारी सरकार होती थी हमसे इस्तीफा मांगते थे, हम अपना फौरन इस्तीफा दिलवा देते थे, अपने बारे में कुछ नहीं करते। जिस सहकारिता मंत्री घोटाला हुआ उसमें कोई इस्तीफा नहीं हुआ। ये इस्तीफा देते नहीं क्योंकि इनको सत्ता से मोह है, इनको तो सत्ता चाहिए। आप ये देखिए संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे, अरे शर्म करो, आपने चंडीगढ़ के मेयर के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा दी। हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, आपके मेयर के चोट खानी पड़ी। एक छोटे से पद के लिए आपने पूरे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में गिरा दिया। एक संविधान के तेजिए तो आप उड़ाते हो। आपके जो रणनीतिकार हैं वो सारा दिन यही सोचते हैं कि दूसरे नेताओं को कैसे गिरफ्तार किया जाए, दूसरे का एमपी कैसे गिरे जाए, दूसरी सरकार कैसे गिरी जाए। इसलिए आप पे बोलने कुछ नहीं है, जनता आपको सबक सिखाएगी। आपकी सरकार में कोई कर्मचारी ऐसा ना हो जिसने लाठी ना खाई हो। किसने लाठी निकाली मुझे बताइए? आंगनवाड़ी, डॉक्टर, पटवारी सब हड़ताल पे गए। अगर आपकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया तो वो हड़ताल पे क्यों गए? वो भी क्या कांग्रेस की देन थी क्या? अगर आपसे हर वर्ग खुश है, आयुष्मान कार्ड आपके चलते नहीं, आयुष्मान सारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कहते हैं आयुष्मान कार्ड की सरकार से पेमेंट नहीं आती। आयुष्मान कार्ड का आपके सारे ब्लैक लिस्ट है। कोई आयुष्मान कार्ड चलाओ, 100 में से 2-4 चल गए, बाकी कोई आपका कार्ड चलता नहीं। प्रॉपर्टी आईडी का हल देख लो, जनता को धक्के खाने चाहिए। एक प्रॉपर्टी आईडी के लिए डीटीपी से लेनी पड़ती है और अब एमसीएफ से दोबारा नहीं करती। आपने क्या किया? किसी के राशन कार्ड नहीं बदले। 5 किलो अनाज पे आप ईमान बेच रहे हैं। आप पे देने को कुछ है नहीं, आप पे खोने को कुछ है नहीं, आप पे अपना कुछ है नहीं। सिर्फ आपको 56 साल से इसलिए सरकार से बाहर रखा। आपकी सरकार तो सिर्फ 5 साल से बहुमत की सरकार है। 2019 में भी आपके पास बहुमत नहीं था, आपको जज्बा से सरकार बनानी पड़ी। आप तीसरी बार सरकार बनने के सपने ले रहे हैं, अब भी आपकी सरकार नहीं बनाएगी। जनता आपको सबक सिखाएगी। ये जनता पे तय करने दो, आपके बोलने में कुछ नहीं होते। देखिए आप अपने सपने लेते रहिए, सपने लेने में कोई दिक्कत नहीं, सपने लेने में कोई टैक्स नहीं, सपने लेने में कोई नियम नहीं। आप तीसरी बार सरकार बनाओ, चौथी बार बनाओ, जनता डिसाइड कौन बनेगी, कौन राजा बनेगा, कौन रंग बनेगा। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। वही कृष्ण कुटेल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुटेल जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 400 बार हो गए। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। ठीक है,
कुटेल जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार ये मजबूत दल है जो अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं, तो ऐसे में मजबूत दल को देखते हुए इनेलो पार्टी कितनी सीट विधानसभा चुनाव में निकाल पाएगी? आपको बता देना चाहता हूँ, राजनीति के अंदर कोई किसी प्रकार की मजबूती नहीं होती, पता नहीं कब कौन गिर जाए, किसकी विकेट गिर जाए। राजनीति जो है कि एक बालू रेत का जो टिब्बा होता है तो उसके समान होता है, क्योंकि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो काम हुआ है और जो इन्होंने पिछली सरकार में रहते हुए जो इन्होंने वायदे किए और वायदों के द्वारा जो इन्होंने सरकार बनाई है, तो पहले तो ये स्पष्ट करें कि हम उन वादों को पहले पूरा करेंगे। दूसरा जो है कि अब दूसरा ये बैकवर्ड का लॉलीपॉप देने जा रहे हैं और जनता जो है कि इनके लॉलीपॉप देने को जो है कि वो समझ चुकी है। और रही यहाँ पर कांग्रेस की बात, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक ही प्रश्न है। अब यहाँ पर कांग्रेस कहती है कि हम जो है कि संविधान के रखवाले हैं, हम संविधान को जो है कि लागू करने का काम करते हैं। अभी भाई गुप्ता जी बोल रहे थे कि संविधान जो है कि वो कांग्रेस की देन है, लेकिन वो कांग्रेस की देन नहीं है। संविधान जब देश आजाद हुआ और संविधान यहाँ पर तैयार हुआ, लेकिन संविधान को जो है आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने तो धाराएं बदल दी, 300 का स्वरूप ही बदल दिया है। धाराएं जो है कि अब आईपीसी के तहत ना होकर के अब इन्होंने दूसरा नाम उसको दे दिया है, 360 की धारा है, 302 की धारा है, कोई और है, यानी इन्होंने नया जो है ना सिस्टम उसके अंदर फिट कर दिया है। अब जो है कि कांग्रेस को भी जो है कि इस बात को समझना चाहिए कि जिस संविधान की सुरक्षा के लिए वो आगे आए हैं उसको लागू करें। लेकिन मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी जो संविधान के अंदर प्रावधान है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी का हो, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, क्या उसके अंदर बैकलॉग पूरा करने का काम किया? क्या आगे जब सरकार आएगी तो आप बैकलॉग पूरा करने का काम करेंगे? ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं, इसी पर जवाब ले लेते हैं। दूसरा जो है कि आज अमर उजाला के अंदर एक न्यूज आई है कि सरकारी हॉस्पिटल जो है, अस्पताल जो है, उनकी हालात बहुत खराब है। चेक करने के दौरान पाया गया है ना कहीं पर बेड है, ना कहीं पर शौचालय की व्यवस्था है, ना कहीं पर जो है कि दवाई है। तो आप ये बताएं कि 10 साल के अंदर जो ये लोग ढिंडोरा पीट रहे थे, हम स्वास्थ्य के प्रति जो है कि हम जागरूक है, तो लेकिन कहाँ गए आपका वो जागरूकतापन? लेकिन आपके जो है कि सारे तमाम वादे जो है कि वो खोखले हैं। आपने ना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया, ना शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है, आपने मंदिर की तरफ ध्यान दिया है, चाहे वो मंदिर का घंटा कहीं पर बजाने का काम किया है, लेकिन शिक्षा के बिना देश का विकास नहीं है। लेकिन मंदिर से विकास नहीं हो सकता। कुटेल जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं, इसी पर जवाब लेते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, तमाम तरह के आरोप इनेलो की तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं वो हवाई नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, हमारे लिए गौरव की बात है, लगभग 500 साल के बाद में हमारी सरकार में ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये हम गौरव से कह सकते हैं। हम धार्मिक आदमी हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि ये तो सनातन विरोधी है। भाई हमारे लिए तो गौरव की बात है। भाई 500 साल में एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण हमारी सरकार के टाइम में हुआ है, हमारे लिए अच्छी बात है, तो गौरव की बात है, क्योंकि हम तो भगवान को मानते हैं, ये तो भगवान के विरोधी है। दूसरा क्या है, एक क्या नाम है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 है हमारी सरकार ने हटाई है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हुए हैं हमारी सरकार में जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी और हमारी 3-3 पीढ़ी खप गई उसमें कि कभी राम मंदिर का निर्माण होगा नहीं होगा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी सरकार ने करवाया। आप लोगों ने जो है हमारे लिए खुशी की बात है, देने का काम किया है।
आपको क्या दिक्कत आ रही है? देश की आजादी के अंदर योगदान अरे पहले दुल्हनिया कांड को याद करो, अरे दुल्हनिया कांड को याद करो, महम कांड को याद करो, और वो कलेला कांड को याद करो, धरती घोटाला को याद करो। पहले अपने गिरफ्तार में देश की आजादी के अंदर, देश की आजादी के अंदर आप लोगों का क्या योगदान रहा है? लेकिन ये कोई बोलता है देश का त्याग हुआ है, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है सर। अंग्रेजों का जो है कि वो साथ देने का काम किया। ये पहले ठीक है, गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुप्ता जी क्या कहेंगे? अच्छा गुप्ता जी बात बताएं। गुप्ता जी भी शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा, फिर समय दिया जाएगा। ठीक है शर्मा जी, समय फिर दिया जाएगा। गुप्ता जी क्या कहेंगे? आप देखिए, मेरी बात सुनिए। हरियाणा में कानून व्यवस्था कितना बोला है। आज अमित शाह जी ने कानून व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बोला। बीजेपी राज्य में गोलियां चल रही है खटाखट और अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। किसी अपराधी को पकड़ा नहीं, गोलियां चल रही है था खटाखट और अपराधी भाग रहे हैं फटाफट, और ये अपनी मीटिंग करने में लगे रहे हैं। अमित शाह जी ने एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में सवाल नहीं उठाया। हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था में कुछ नहीं बोला। वो देश के गृह मंत्री है, उन पर उनको संज्ञान लेना चाहिए था, डीजीपी को बुलाना चाहिए था। कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, सिर्फ बात करते हैं हम ये करेंगे। कानून व्यवस्था में आप जब प्रभावशाली आदमी फेमस नहीं है, प्रभावशाली आदमी सेफ नहीं है, तो आम जनता कैसे सेफ रहेगी? वो देखिए कितना ड्रामा दृश्य था। आप टीवी पे देखिए कैसे बंदे कट्टा लगा के ठा कर रहे हैं, और शोरूम से वो कितने भयभीत दिखा जा रहे हैं। नहीं, कहीं भी कोई एक्शन नहीं हुआ, आज तक वो पकड़े नहीं गए। इनका कोई आधिकारिक बयान नहीं है। सिर्फ बात करते हैं किसानों की, सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का काम है, और झूठ की नदियां दिखाते हैं। आप झूठ बोलते रहिए, देखते रहिए, आप बीजेपी साफ हो जाएगी। जैसे अरे भैया सुनो, क्या होगा सत्ते में आने का महाराज, श्री राम के नारे के साथ आए, आप श्री राम को छोड़ दिया, श्री राम को छोड़ दिया। जय जगन्नाथ कर रहे हो, जय जगन्नाथ कर रहे हो। 4 दिन के बाद आप श्री राम का नारा लेना भूल गए, श्री राम का नारा लेने भूल गए। शर्म करो, आपने दूसरे भगवान जी को पकड़ लिया, जगन्नाथ। श्री राम के नाम को भेज दिया, और श्री राम ने कुछ भी नहीं किया, हार का सामना पड़ा। आप कहते हो श्री राम जी का हमला, अरे श्री राम जी ने अपनी औकात दिखा दी महाराज। तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्री राम का नारा तो भूल गए आप, श्री राम का नारा भूल चुके आप। समस्या आएगी। आप धार्मिक आदमी, धार्मिक के देश में राक्षस हो, जो जनता को बरगलाते हो और राम के नाम पे वोट मांगते हो। शर्म आनी चाहिए। धर्म की राजनीति करते हो, जात पात में लड़ाते हो, और आपको भगवान ने सबक सिखा दिया। ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए सर। ठीक है, मुद्दा विधानसभा चुनाव को लेकर है सर। अच्छा नहीं है, आपने अच्छा नहीं आपने बोल दिया आपको। गुप्ता जी ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए सर प्लीज। ठीक है, शर्मा जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है, किसी का साथ उन्हें नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और साथ ही अगर ऐसे में नतीजे अगर ऐसे आए तो आपको गठबंधन करना पड़ जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? काम किया है, काम के आधार पर हम कह सकते हैं। और नायब सैनी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो संगठन कौशल हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, और जन जन के चेते हैं। 36 बरादरी का आशीर्वाद इनके ऊपर है, और जिस तरह से वो जनता के बीच में जाते हैं और विशाल जनसैलाब उमड़ जाता है उनको सुनने के लिए, युवाओं की फौज उमड़ जाती है उनसे उनने के लिए, तो मैं समझता हूं हमने कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी चाणक्य की भूमिका में हैं, और संगठन कौशल हैं, वो बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने ठीक कहा, हमारे को कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हरियाणा के, और उन्होंने अपना आशीर्वाद भी माननीय मुख्यमंत्री को दिया। और कार्यकर्ताओं में बहुत भारी जोश है, उमंग है, दाव है, लगाव है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपसी कोई मतभेद है, कोई आपसी कोई बात है, वो बाद में भी हम कर लेंगे, पहले नायब सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है, और भाजपा को लाना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं में एक बहुत भारी उमंग है, और उन्होंने जीत का मंत्र दिया। जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने उनका वेलकम किया, और वो तो बड़े चाणक्य हैं, उन्होंने तो काफी इलेक्शन लड़े हैं, और पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहे हैं। हरियाणा में भी उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया, उनको मतलब
जीत का मंत्र दिया और नायब सैनी जी के प्रोफाइल के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि भाई नायब सैनी जी जनता के बीच में रहते हैं और जन जन का आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे को कोई बैसाखियों की जरूरत नहीं है और नायब सैनी जी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। और ये तो बौखलाहट में कभी ये हमारे गुप्ता जी कुछ बोल देते हैं, कभी हमारे इनके राष्ट्रीय महामंत्री जी बौखलाहट में देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती से खड़ा होकर इनको श्राप देता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता को श्राप देता हूँ। अरे आपका श्राप तो दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? श्राप उसको दीजिए जिसको आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। ये तो देवतुल्य जनता जनार्दन है, ये तो कल आपका वोटर थी आज हमारा वोटर है, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम तो देव मानते हैं देवतुल्य जनता जनार्दन को। और ये कभी उल जलूल में इनका राष्ट्रीय महामंत्री बोलता है, कभी इनका बोलता है, ये तो बौखलाहट है, बौखला गए और काट की अंडे एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाले नहीं है। और जनता पछता रही है इनको वोट देके और वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर है और बहनें उनके पीछे पीछे भाग रही हैं और खटाखट वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। और मैं समझता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बनने जा रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। हैट्रिक के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से महामंथन कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कब विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी और तेज करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी चुनाव तैयारी तेज कर चुकी है। हमारा प्रोग्राम 16 जून से चालू है, 16 जून से 29 जून तक प्रोग्राम चल रहा है। 29 जून को फरियाद में कल प्रोग्राम था, बड़ा सफल कार्यक्रम का। कांग्रेस अपने पूरा काम कर रही है, हमारे लिए आराम हराम है। हम गली गली कूचे जाएंगे, सरकार को नंगा करेंगे, सरकार पर कुछ नहीं है। दूसरी मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता साथी का जवाब देना चाहूंगा। इनके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, एक बार पंडित नाम के किसी थे व्यक्ति, उन्होंने कहा तेरी फरसे से गर्दन काट दूंगा। ये कौन सी भाषा थी? और फरियाद में सिक्योरिटी मेंबर मीटिंग हुआ करती थी तो गार्ड को कहते थे इनको बाहर भगाओ, और ये कहते थे मैं तो पंजाबी का नेता हूं, पंजाबी जो आए समाज को उनको पहने दो, पहले अपने अंदर झांको आप क्या बोल रहे हो। तो इसलिए काट की अंधी एक बांधी, काट की अंधी तो आपकी 2 बार चढ़ गई महाराज, तीसरी बार तो आप सपने ले लो। क्योंकि आपकी जो डबल इंजन की सरकार है ना, एक इंजन तो खुद जो सेंटर में बैठा है वो किसी के राम भरोसे है, तो आपकी डबल इंजन की सरकार बची कहां है? आप तो खुद राम भरोसे सरकार चला रहे हो। तो आप ऐसा मुझे कह रहे हो, अगर आपको इतनी शाश्वत है तो इस चैनल के माध्यम से आप ये करें कि हम गठबंधन नहीं लेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, ना गठबंधन की विसाखियों को सारे सरकार बनाएंगे। अगर आपके इतने अच्छे काम होते 2014 से 2019 में पिछले, अब सरकार कहां से बन जाएगी? तभी 40 सीटों को सिमट गए महाराज, इसलिए आपकी सरकार नहीं बनेगी, जनता तय करेगी। ठीक है गुप्ता जी, समय का अभाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे साथ राम राजेश शर्मा भी जुड़े हुए थे, कृष्ण कुटेल भी जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में अब चुनाव पर कांग्रेस का क्या प्लान है? लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से सीख लेकर अब विधानसभा चुनाव के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है और पूरी रणनीति के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस में लगातार रणनीति तैयार कर रही है और साथ ही क्षेत्रीय दल भी जो है वो लगातार विधानसभा चुनाव के मंथन की तैयारी में जुट चुके हैं और ऐसे में जनता के दिल पर कौन राज करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।